वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और थर्ड ईयर के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। और उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ज़रा कुछ 2-4 क्वेश्चंस और नोट करा रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ हम क्वेश्चंस करते रहते हैं तो वो थोड़ा इजी रहता है बात के लिए। तो सबसे पहला तो आप अभी एक तो वो 2 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा, और 1629 में शाहजहाँ ने हुगली पुर्तगालियों से छीना। 1639 में सालसेट और बसीन पुर्तगालियों से मराठों ने छीना। एंड 1661 में बम्बई का प्रांत जो था वो पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को दहेज में दे दिया। फिर इसके बाद बेदरा का युद्ध था 1739 में, ये हो गया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इसको आप लिखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ट्यूडर ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए लंदन के व्यापारियों को अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो गया। फिर दूसरा लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत बंदरगाह पहुंचा, जिसका कैप्टन था हॉकिंस। फिर अगला आप लिखेंगे 1612 ईस्वी में पॉल कैनिंग और 1615 ईस्वी में विलियम एडवर्ड ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। नेक्स्ट आप लिखिएगा 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और उसे भारत में व्यापार करने की अनुमति मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा प्रदान की गई। 1615 सर टॉमस रो, मुगल बादशाह जहांगीर, ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। 1615 सर टॉमस रो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कप्तान था, और मुगल बादशाह था उस समय जहांगीर। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत टाइम ये क्वेश्चन आता कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए कुछ शब्द आ रहा है, फैक्ट्री, बस्ती, ये शब्द आएंगे। अंग्रेजों अपनी पहली बस्ती या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, कारखाने, तो कुछ शब्दावलियाँ हैं, इनको आप लिख सकते हैं। लिखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री अथवा कारखाना कहा जाता था। इसके बाद आप लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री
सर्वप्रथम फैक्ट्री या बस्ती सूरत में स्थापित की गई थी। सूरत में स्थापित की गई थी। इसके बाद 1631 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी कोठी स्थापित की। (1640 ईस्वी में कंपनी ने चंद्रगिरी के राजा से स्थान का नाम है चंद्रगिरी के राजा से मद्रास के आसपास का क्षेत्र खरीदा और वहाँ सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किया। याद रखिएगा, ये चंद्रगिरी के राजा से काफ़ी बड़ा एरिया अंग्रेजों ने खरीद लिया था और उनका आप कह सकते हैं कि ये किलेबंदी जो स्टार्ट हुई वो सेंट जॉर्ज का किला जो है वो उस स्टार्टिंग को महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद 1651 ईस्वी में 1651 सन जरा ध्यान से आप लोग लिखेंगे। बंगाल में हुगली के स्थान पर अंग्रेजों ने अपना कारखाना खोला। इसके बाद इससे पूर्व 1633 ईस्वी में वे एक कोठी बालासोर में, दूसरी हरिपुर में खोल चुके थे और 1661 में जैसा आपको बताया था अभी, जो पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह जेम्स प्रथम के साथ हुआ था और पुर्तगालियों ने बम्बई का प्रदेश इनको दहेज में दे दिया था। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे जो स्थिति थी वो ऐसी हो गई थी कि अंग्रेजों का विस्तार निरंतर होता गया। फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने आपको बता दिया था और फ्रांसीसियों द्वारा भी जो अपना पहला व्यापारिक केंद्र था वो सूरत में ही स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, लेकिन सन अलग है 1668 ईस्वी। ठीक है, दोनों ने सूरत में ही अपनी पहली वो स्थापित की थी। तो इस तरह से ये 4 कंपटीटर थे इंडिया में, आपका पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, और लास्ट में जो बचे वो खाली थे अंग्रेज। अब इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जिस समय भारत में यूरोपीय आए, खाली हम अंग्रेजों की बात नहीं करते हैं, जब यूरोपीय भारत में आए तो यहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? बहुत छोटा सा क्वेश्चन मन में उठता है। इतना विशाल देश और उसके बाद विदेशी कोई भी आया उसने बड़ी आसानी से यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल फॉल्ट्स ऐसे होंगे, उन पॉलिटिकल फॉल्ट्स की वजह से इन विदेशियों ने बड़ी आसानी से हमारे यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली। एंड फ्रॉम 1757 प्लासी का युद्ध, अभी आगे हम पढ़ेंगे, प्लासी के युद्ध से बंगाल में उनकी ब्रिटिश सत्ता थी, उसको हम ये तो नहीं कहेंगे स्थापित हुई, क्योंकि अंग्रेजों का राजनीति में हस्तक्षेप मात्र था। सबसे पहले उनका शासन स्थापित बंगाल में हुआ था, लेकिन आफ्टर प्लासी बैटल उन्होंने सिर्फ वहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप किया था, ना कि अपनी सत्ता स्थापित की थी। बिकॉज आप याद रखिए, आपने बहुत पढ़ा भी होगा, कुछ इस तरह की भ्रांतियाँ मैं देखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ। बड़े चांसेस अब कहते 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया।
लेकिन आई थिंक जहाँ तक मैंने पढ़ा है 1857 तक अंतिम मुगल बादशाह के रूप में नाम लिया जाता है बहादुर शाह जफर का। यानी भारत का वैध शासक जो था वो बहादुर शाह जफर था। जब वो वैध शासक था तो अंग्रेज यहाँ के शासक कैसे हुए? तो 1857 में फिर यहाँ क्योंकि मुगल बादशाह पराजित हो ही गए थे, 1857 का विद्रोह जो हुआ था, और उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल के साथ साथ दिल्ली में भी अपना साम्राज्य विस्तार करा था। महारानी का घोषणा पत्र था, ईस्ट इंडिया का शासन समाप्त हो गया था। तो एक वैध तरीके से हम देखें तो जो 90 ईयर्स हैं वो अंग्रेजों ने पूरा यहाँ पे शासन किया था, जब ना कोई मुगल बादशाह था न कोई हिंदू शासक था। फाइनली मैदान में अकेले अंग्रेज थे। तो उन अंग्रेजों ने न केवल हिंदू शासकों को बल्कि मुस्लिम शासक भी थे, मुगल बादशाह। इसके अलावा आप देखिए हैदराबाद का निज़ाम, मैसूर का टीपू सुल्तान, साउथ में मराठे, राजस्थान में राजपूत शासक। उसके बाद भी अंग्रेज यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो गए। तो निश्चित रूप से इसके लिए एक ही आंसर दिमाग में आएगा। वो आंसर क्या है? भारतीय शासकों में एकता का अभाव। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई। राइट, ये तो याद होगा, सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके बाद से स्थिति ये हुई कि अकबर द्वारा, बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना हुई थी, लेकिन उसका जो विस्तार है वो अकबर के समय से शुरू होता है। क्योंकि आपको याद होगा, जैसे कि आप जानते हैं, बीच में 15 ईयर्स का पीरियड था, फ्रॉम 1540 टू 1555 AD, जब भारत में मुगल सत्ता नहीं थी। ब्रेक पीरियड ऑफ मुगल शासन, मुगल रेन, ये ब्रेक पीरियड था क्योंकि इस 15 साल में यहाँ पर सूर वंश का शासन रहा था। शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को हरा करके यहाँ सूर वंश की स्थापना की गई थी। तो हुमायूं के समय में भी कोई विशेष रूप से साम्राज्य का विस्तार नहीं हो, बट अकबर के समय से एक प्रॉपर वे में यदि हम कहें, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार हुआ। उसके लिए अकबर की उदारवादी नीति भी थी, जिसकी वजह से यहाँ के शासकों ने उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करे और ऑल ओवर इंडिया में मुगल सीमाएं फैल चुकी थी। फिर जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में, देन औरंगजेब के समय में भी वो साम्राज्य की सीमाएं बरकरार रही। इसके पीछे मेन फैक्टर क्या था कि ये जो मुगल बादशाह थे ये स्वयं शक्तिशाली थे, कूटनीतिज्ञ थे, दूरदर्शी थे, योग्य थे, अच्छे सेना नायक थे। सारे गुण जो एक शासक में होने चाहिए वो थे। अब थोड़ी बहुत कमियां, जैसे जहांगीर थोड़ा भोग विलासी था, लेकिन उस समय नूरजहां का सपोर्ट मिला उसको। बहरहाल ऑल ओवर यदि हम इनको देखें तो इनके समय में साम्राज्य संगठित रहा। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद यही मुगल साम्राज्य औरंगजेब के उत्तराधिकारियों द्वारा संभाल के रखना संभव नहीं हो पाया। औरंगजेब के दो पुत्रों आजम मुअज्जम का संघर्ष आप पढ़ चुके हैं, दोनों के बीच संघर्ष हुआ और अंत में जो मुअज्जम था वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठा। और इसके बाद कुछ दौर ऐसा स्टार्ट हुआ कि एक के बाद एक जहांगीर शाह, फारूक शियर, रफ़ी-उद-दराजात, मोहम्मद शाह, एक के बाद एक थोड़े थोड़े समय के लिए सिंहासन पर आसीन होते रहे। पूरा मुगल दरबार दलबंदी, षड्यंत्रों
और जालसाज होते हैं उनका घर बन गया। सैयद बंधु के बारे में आपने पढ़ा था फर्रुखियत के पीरियड में, बड़े महत्वपूर्ण थे राजनीति में, उनकी दखलंदाजी काफ़ी अहमियत रखती थी, काफ़ी प्रभावशाली। इसी प्रकार मराठे आप देखें, मराठे अब दक्षिण के साथ साथ उत्तर की राजनीति में भी, इवन मुगल दरबार की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो मुगल दरबार जो था वो किसी एक शक्ति के अधीन न रहकर विभिन्न शक्तियां अपने अपने तरीके से मुगल बादशाह पर प्रभाव जमाकर उसे अपने हिसाब से चला रही थी। स्वाभाविक है इस कंडीशन में जब दलबंदी होती है, गुटबंदी होती है, षड्यंत्रों के जाल बिछाए जाते हैं तो निश्चित रूप से शासन जो है वो कमजोर पड़ जाता है और इसका लाभ हमेशा बाह्य आक्रमणकारी उठाते हैं। और एक बार पुणे वो सिचुएशन क्रिएट हुई जो 1526 में इब्राहिम लोदी के समय में हुई थी। इब्राहिम लोदी की अयोग्यता के कारण जो अव्यवस्थाएं फैली हैं, उसके सरदार जो थे दौलत खान लोदी, रिश्तेदार, ये सब उससे असंतुष्ट हो गए और उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। सेम सिचुएशन अब क्रिएट हो गई थी, काफ़ी कमजोरियां जो हैं वो खुलकर के सामने आ रही हैं। साम्राज्य में अव्यवस्था, अराजकता फैली हुई थी, अशांति फैली हुई थी और ऐसी स्थिति में अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने का न्योता भेजा गया, क्योंकि इस समय मराठे जो थे उनकी शक्ति काफ़ी विस्तारित हो गई थी, उनका काफ़ी बोलबाला था। उससे कई जैसे नजीब खां हैं, अफगान हैं, तुर्क हैं, कई महत्वपूर्ण सरदार इनके वो चढ़ते थे। अलग अलग गुट बन गए थे, ईरानी गुट, तुरानी गुट, भारतीय मुसलमानों के गुट, और इन गुटों के ने एक दूसरे के बढ़ते प्रभाव से बड़ी ईर्ष्या द्वेष रखी और यही कारण है कि फिर मराठों को उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को बुलाया गया। आप सभी जानते हैं पानीपत का 3rd बैटल हुआ था 1761 में, जनवरी मंथ में, और उसमें फिर मराठों की शक्ति को भारी आघात पहुंचा था क्योंकि मराठे उसमें परास्त हो गए थे। हालांकि कुछ समय बाद फिर से उन्होंने अपने आप को खड़े करने का प्रयास किया और उस स्थिति तक ले गए कि अंग्रेज मराठों को अपना एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगे थे। तो इस तरह से जो दलबंदी, गुटबंदी, सीधे और सिंपल वर्ड्स में हम कहें, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके कमजोर और निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण मुगल दरबार गुटबंदी और षड्यंत्रों का केंद्र बन गया था और ऐसी स्थिति में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, मराठे परास्त हुए और मुगल सत्ता भी पूरी तरह से विखंडित हो गई। तो ये राजनीतिक स्थिति का एक प्रारंभिक स्वरूप था। अंग्रेजों के लिए मैदान बिल्कुल साफ मिला और उन्हें अपनी सत्ता को फिर स्थापित करने की जो महत्वाकांक्षा इच्छा थी वो और अधिक बढ़ गई। फिर आप देखिएगा जो नेक्स्ट था हमारा, कुछ नवोदित राज्य थे जिनकी स्थापना हुई, जिसे हम कह सकते हैं स्वायत्त शासी राज्य भारत में स्थापित हुए और उसमें आप अच्छे से जानते भी हैं हैदराबाद का राज्य जहाँ का शासक निज़ाम था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा सा एक राज्य मैसूर, और ये स्वायत्त शासी राज्य जो थे ये भी भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। स्वतंत्र थे, पूरी तरह से
और इन्होंने फिर अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार किया और उसका परिणाम ये निकला, दक्षिण में 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ उठ खड़ी हुई, जिनमें से हैदराबाद का निज़ाम, मैसूर का हैदर अली और मराठे। एंड में आपको बताऊं मैं, यदि ये तीनों शक्तियाँ एक होती तो अंग्रेज कभी भी भारत में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाते। बट अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि हम अभी देखते हैं, मुगल साम्राज्य इस दलबंदी, गुटबंदी, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिद्वंदिता के कारण विखंडित हो गया और इन स्वायत्त शासी राज्यों की स्थापना हुई। उसी प्रकार से ये जो स्वायत्त शासी राज्य थे, इनमें भी आपसी एकता का अभाव रहा। निश्चित रूप से यदि ये तीनों भारतीय शक्तियाँ एक होती तो अंग्रेज अपनी शक्ति को भारत में कभी भी स्थापित नहीं कर पाते। और इसी तरह की परिस्थितियाँ हमें बंगाल में भी देखने को मिलेगी। जब हम प्लासी के युग पे आएंगे तो हमारे यहाँ की राजनीतिक स्थिति जो थी वो अंग्रेजों को अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए पूरी तरह अनुकूल थी, इसलिए उन्हें यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करने में पूर्णतः सफलता मिली। आज की इस क्लास को यहीं मैं विराम देती हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ कुछ मैम भी बैठी, बड़ा परेशान हो रही हैं, हिस्ट्री पढ़ पढ़ के उनको नींद आ रही है। तो हम लोग जब क्लास में होते हैं तो स्वाभाविक है ऐसा माहौल नहीं हो पाता कि नींद आए, लेकिन वो क्या अकेले अकेले बैठे हैं, बोलने पे पाबंदी है, स्टूडियो इकलौते हैं, कई सारी समस्याएं महिला महाविद्यालय की आप जानते हैं। बहरहाल आप लोग पढ़ते रहिए और 1 सितंबर से जहाँ तक हम लोग कॉलेज में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।